अनामिका को पिता ने बेटी नहीं, बेटा समझकर पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि आज वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी। पिता के न रहने पर वो माँ का आत्मसम्मान कम नहीं होने देना चाहती थी। पर कैसे? तुम्हारे पापा नहीं रहे अनामिका? उसके फ़ोन उठाते ही माँ ने कहा और फपक फपक कर रो पड़ी। क्या कह रही हैं आप? कल ही तो मैंने उनसे बात की थी, अचानक ऐसा क्या हुआ? अनामिका ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा रात में जब वो सोए तब तो ठीक थे, सुबह अपने समय पर नहीं उठे तो मैंने सोचा शायद रात में ठीक से नींद न आई होगी। 7 बजे जब मैं नींबू पानी लेकर उन्हें जगाने गई तो देखा वाक्य अधूरा छोड़कर वे फिर फपक पड़ी। माँ संभालो खुद को, मैं आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसने राजीव अंकल, जो उनके पड़ोसी व पापा के अच्छे मित्र थे, को फ़ोन मिलाया। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठा लिया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करना, मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हारी माँ के पास ही हैं। अंकल मैं शाम तक ही पहुँच पाऊँगी, चाहती हूँ कि पापा का अंतिम संस्कार मेरे सामने हो। ठीक है बेटा, मैं दिनेश के पार्थिव शरीर को बर्फ की सिल्ली पर रखवा देता हूँ। थैंक यू अंकल। अनामिका फ़्लाइट का टिकट बुक कराकर पैकिंग करने लगी। 3 घंटे बाद उसकी फ़्लाइट थी। बेंगलुरु का ट्रैफिक 2 घंटे उसे एयरपोर्ट पहुंचने में लगने थे। वो तो गनीमत थी कि बेंगलुरु से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल गई थी, वरना समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता। टैक्सी में बैठते ही उसने छुट्टी के लिए मेल कर अपने बचपन के मित्र पल्लव, जो सीतापुर में रहता था, को फ़ोन करके पिता के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर वह स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं तुरंत सीमा के साथ आंटी जी के पास जाता हूँ, तुम परेशान न होना, धैर्य रखना। उससे बात कर उसने अपने टीममेट अभिजीत को फ़ोन कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वो यहाँ की चिंता ना करे। काम का क्या, वो तो चलता ही रहेगा। काम का क्या, वो तो चलता ही रहेगा। अभिजीत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन इसी काम के लिए वो पिछले 2 वर्षों से घर नहीं जा पाई है। माँ बार बार उससे आने के लिए कहती, पर उस पर काम का प्रेशर बहुत अधिक था, या वहीं अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने के लिए घर जाना टालती रही। माना आईटी क्षेत्र के जॉब में पैसा अधिक है, पर यह व्यक्ति का खून भी चूस लेता है। न खाने का कोई समय, न घूमने का, ऊपर से सिर पर छटनी की तलवार अलग लटकी रहती है। 10 वर्ष हो गए उसको यह जॉब करते हुए। मम्मी पापा चाहते थे कि वो विवाह कर ले। विभव उसे चाहता है, उससे विवाह भी करना चाहता है, लेकिन अपने ऑफिस में काम करने वाली अपनी सखियों नमिता और सुहाना की स्थिति देखकर उसे विवाह से डर लगने लगा है। परिवार बढ़ाने के लिए उनका नित्य अपने पतियों से झगड़े की बात सुनकर उसे लगने लगा था, यदि वो अपने काम के साथ घर परिवार को समय नहीं दे पाई तो उसके साथ भी यही होगा। वो 2 नावों की सवारी एक साथ नहीं कर सकती। उसके लिए उसका करियर मुख्य है। यह सब सोचते सोचते वो 32 वर्ष की हो गई, लेकिन अपनी मनोस्थिति के कारण वो कोई भी फैसला लेने में खुद को असमर्थ पा रही है। अब तो पापा भी नहीं रहे, माँ की जिम्मेदारी भी अब उस पर है। क्या विभव उसकी माँ की जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा? वो विचारों के भंवर में डूबी ही थी कि एयरपोर्ट आ गया। उसने जल्दी से टैक्सी का पैसा चुकाया और एयरपोर्ट के अंदर गई। बोर्डिंग पास लेकर सिक्योरिटी चेक के बाद वो वेटिंग लॉन्ज में जाकर बैठी ही थी कि विभव का फ़ोन आ गया। तुमने बताया नहीं कि अंकल नहीं रहे, विभव ने कहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके प्रश्न का क्या उत्तर दे। तभी उसने फिर कहा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? तुम ठीक तो हो ना? बुरा न मानना यार, मुझे अभी पल्लव से पता चला तो मुझे लगा कि तुमने उसे तो बता दिया, पर मुझे नहीं। विभव, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। वैसे भी बोर्डिंग शुरू हो गई है, कहते हुए अनामिका ने फ़ोन काट दिया। विभव की यही बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। हमेशा शिकायतें ही शिकायतें। और समय तो ठीक है, पर आज ऐसे समय में भी वो यह नहीं सोच पा रहा है कि मैं कितनी परेशान हूँ। सांत्वना के 2 शब्द कहने के बजाय आज भी सिर्फ शिकायत। जिस्म एयरपोर्ट पर था, लेकिन मन घर पहुँच गया था। पापा के पार्थिव शरीर को पकड़कर माँ के फपक फपक कर रोने की छवि आंखों के सामने आते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, किंतु आज उसने उन्हें बहने दिया। आज उसे लग रहा था कि आंसू तो ही हैं जो इंसान के दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। माँ अब पापा के बिना कैसे अकेले रहेंगी? वे तो 2 जिस्म एक जान रहे हैं। कभी काम से पापा के बाहर जाने की बात यदि छोड़ दें
तो मम्मी पापा कभी अलग नहीं रहे। बोर्डिंग का अनाउंसमेंट होते ही उसने बरसती आंखों को पोंछा। वो सबसे पहले बोर्डिंग गेट पर जाकर खड़ी हो गई, मानो उसके बैठते ही प्लेन चल पड़ेगा। सच, कभी कभी मन तो तुरंत पहुंचना चाहता है और शायद पहुंच भी जाता है, पर तन को बहुत सारे बंधनों व नियमों को मानना ही पड़ता है, बहुत सारी बाधाओं को झेलना पड़ता है। आखिर प्लेन ने उड़ान भर ही ली। उसने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में अतीत के पल चलचित्र की तरह मंडराने लगे। उसे वो दिन याद आया जब उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ शहर में उसका दाखिला होने के बाद पापा उसे हॉस्टल छोड़ने गए थे। पापा के जाने के बाद उसकी आंखें बरसने को आतुर थीं, लेकिन आंसुओं को आंखों में ही रोककर वो अपने कमरे में आकर निःशब्द एक जगह बैठी रह गई थी। मन में द्वंद्व चल रहा था। आखिर वो दुखी क्यों है? उसकी ही इच्छा तो उसके पापा ने उसकी माँ के विरुद्ध जाकर पूरी की है। उसके मन के प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर ही न था। वो एक छोटे कस्बे से आई थी, जहाँ यहाँ आने से पहले वो खुश थी। वहीं अब यहाँ आकर न जाने क्यों मन में द्वंद्व था। चिंताएं थी, आशंका थी कि क्या वो इस बड़े शहर में खुद को एडजस्ट भी कर पाएगी। पापा की कपड़े की दुकान थी। वे खुद तो अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मन मस्तिष्क से आधुनिक विचारधारा के पोषक थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी सक्षम बने कि अगर कभी जीवन में कोई कठिनाई आए तो वो उसका सामना कर सके। पर उसकी माँ उसके दूर जाने की आशंका मात्र से ही परेशान थी। उन्हें लगता था कि उनकी भोली भाली बेटी शहर में अकेली कैसी रह पाएगी। माँ की आशंका गलत भी नहीं थी। पापा के विपरीत उन्होंने शुरू से ही दुनिया की कुत्सित नज़रों से बचाने के लिए उसे इतने बंधनों में रखा था कि वो किसी से भी बात करने या अकेले कहीं भी जाने में डरने लगी थी। स्कूल भेजना तो माँ की मजबूरी थी। घर से स्कूल, स्कूल से घर ही उसकी दुनिया थी। माँ का अनुशासन या कहें रोक टोक उसे कोई स्वप्न देखने का अधिकार ही नहीं देती थी। एक बार वो बुआ के घर गई। सीमा दीदी, जो कि बुआ की बेटी उस समय डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, को देखकर उसके नन्हे मन में भी एक नन्हा सपना तैर आया था। उसने सुना था कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। उसने मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया था। मैट्रिक में उसके 95% अंक आए तो उसकी बुआ ने पापा से उसका शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाने के लिए कहा। पापा को भी अपनी बहन की बात अच्छी लगी, सो पापा ने इस शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। स्कूल के पास स्थित महिला हॉस्टल में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। पापा के जाते समय वो फूट फूट कर रोने लगी थी। बेटा, रो मत, तेरे भविष्य के लिए ही तुझे यहाँ छोड़ रहे हैं। बस अपना ख्याल रखना। तुझे तो पता है तेरी माँ तुझे लेकर कितनी पजेसिव है। कहते हुए पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरा था। वो बिना उसकी ओर देखे चले गए। अपने आंसुओं को रोककर वो अपने कमरे में आ गई, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसे छोड़कर जाते हुए पापा की आंखों में भी आंसू थे, जिसकी वजह से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये विचार आते ही वो और उदास हो गई। मैं अंजलि, और तुम? अंजलि ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा। मैं अनामिका। अपने विचारों के कवच से बाहर निकलते हुए उसने कहा, बहुत प्यारा नाम है। क्या करने आई हो? मैंने यहाँ जयपुरिया कॉलेज में 11वीं में एडमिशन लिया है। जयपुरिया? उसमें तो मैं भी पढ़ रही हूँ। क्या 11वीं में? नहीं, 12वीं में। ओह, कहते हुए अनामिका के चेहरे पर उदासी झलक आई। क्यों, क्या हुआ? अरे क्लास 1 नहीं है तो क्या हुआ, हमारा आना जाना तो साथ होगा। अंजलि ने उसके चेहरे की उदासी देखकर कहा। वो बात नहीं, मम्मी पापा की याद आ गई। अनामिका ने रोआंसी आवाज में कहा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। जब भी कोई पहली बार घर छोड़ता है उसकी मनोदशा तुम्हारी तरह ही होती है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। आखिर हम अपना करियर बनाने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, बेसन के लड्डू खाओ, मैं भी कल ही आई हूँ, माँ ने साथ में रख दिए थे। अंजलि ने अनामिका का मूड ठीक करने का प्रयास करते हुए कहा। बहुत अच्छे बने हैं। अनामिका ने लड्डू खाते हुए कहा। अच्छे तो होंगे ही, इनमें माँ का प्यार जो मिला है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लूँ। अपने कमरे में जा रही थी, ये कमरा खुला देखकर तुम्हारी ओर नजर गई तो सोचा मिल लूँ अपनी नई आई सखी से। मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के बगल वाला है, रूम नंबर 205। रात में 8 बजे खाने का समय है, तैयार रहना। और हाँ, अपना ये बिखरा सामान आज ही समेट लेना, कल से तो कॉलेज जाना है, अंजलि ने कहा। अंजलि के जाते ही अनामिका अपना सामान अलमारी में लगाने लगी
कि तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। फ़ोन माँ का था। बेटा, तू ठीक है ना? सच, तेरे बिना यहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत याद आ रही है तेरी। माँ, मुझे भी, कहकर वो रोने लगी। तू लौट आ, माँ ने रोते हुए कहा। अनामिका, क्या हुआ? अगर तू ऐसे कमज़ोर पड़ेगी तो पढ़ेगी कैसे? बेटा, रोते नहीं हैं। तेरी माँ तो ऐसे ही कह रही है। अगर तुझे नहीं पढ़ना तो आजा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले यह मत भूलना कि पढ़ाई के बिना जीवन बेकार है, चाहे लड़का हो या लड़की। जीवन के रण संग्राम में खुद को स्थापित करने के लिए शिक्षा बेहद आवश्यक है। क्षणिक निर्णय सदा आत्मघाती होते हैं बेटा। सो जो भी निर्णय लेना, सोच समझ कर लेना, क्योंकि इंसान का सिर्फ एक निर्णय उसके जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। पापा ने माँ के हाथ से फ़ोन लेकर कहा, अरे तुम अभी बात ही कर रही हो, खाना खाने नहीं चलना? अंजलि ने कमरे में आकर कहा, पापा मैं खाना खाने जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ। वो अंजलि के साथ मेस में गई। वहाँ उसकी तरह ही लगभग 15 लड़कियाँ थीं। सभी ने उसका बेहद अपनेपन से स्वागत किया। सबसे परिचय करते हुए उसने खाना खाया। रेखा और बबीता नौकरी कर रही थी, जबकि अन्य लड़कियां पढ़ रही हैं। खाना घर जैसा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक लगा। खाना खाकर जब वो अपने कमरे में जाने लगी तो उसके साथ चलती रेखा ने उसके पास आकर कहा, अनामिका, तुम नई नई आई हो, इसीलिए कह रही हूँ, हम सब यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं। तुम खुद को अकेला मत समझना। कभी मन घबराए या अकेलापन महसूस हो तो मेरे पास आ जाना। मेरे कमरे का नंबर 208 है। रेखा की बात सुनकर एकाएक उसे लगा कि जब ये लोग रह सकती हैं तो वो क्यों नहीं। मन में चलता द्वंद्व ठहर गया था। अंजलि ने बताया था कि सुबह 8 बजे नाश्ते का समय है। अपने कमरे में आकर अब वो काफ़ी व्यवस्थित हो गई थी। माँ का फ़ोन आते ही उसने सारी घटनाओं के बारे में बताते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, यहाँ सब लोग अच्छे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से रहना। आज के ज़माने में किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। कल तेरा स्कूल का पहला दिन है, अपना ख्याल रखना। स्कूल से सीधे हॉस्टल आना और मुझे फ़ोन करना। जी माँ। ढेरों ताकीदें देकर माँ ने फ़ोन रख दिया था। माँ उसके लिए चिंतित जरूर रहती थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी किसी ढोंग या ढकोसले, रूढ़ियों, बेड़ियों व परंपराओं में नहीं बांधा था। समय पंख लगाकर उड़ता गया, पता ही नहीं चला। हायर सेकेंडरी के साथ उसने इंजीनियरिंग की कोचिंग शुरू कर दी। उसकी खुशी की सीमा न रही जब वो जेईई मेंस में क्लियर हो गई। आईआईटी में दाखिले के लिए उसे जेईई एडवांस की परीक्षा देनी थी। उसकी मेहनत का परिणाम था कि वो प्रथम बार में ही इसमें भी सफल हो गई। आखिरकार उसे आईआईटी कानपुर में दाखिला मिल गया। मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके परिवार में वो लड़के लड़कियों में पहली थी जो इंजीनियरिंग पढ़ेगी। उसके बाद उसने मुड़कर नहीं देखा। माँ कभी विवाह के लिए कहती तो वो कह देती, मुझे समय नहीं है, या जॉब के साथ घर परिवार मुझसे ना हो पाएगा। वैसे भी उसे कभी लगा ही नहीं कि उसे विवाह करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में वो कई लोगों के संपर्क में आई। कुछ लोगों ने उससे विवाह की इच्छा जताई, पर वो आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि कुछ ही दिनों में उस पर उनकी पुरुषवादी मानसिकता प्रभावी होने लगती और उसे अपने आगे बढ़े कदमों को पीछे खींचना पड़ता। इसके साथ ही उसे ये भी लगता कि वो अपने माता पिता की अकेली लड़की है। अगर कभी उन्हें उसकी आवश्यकता पड़ी तो क्या उसे विवाह करने वाला पुरुष उसकी भावनाओं को समझेगा। जब वो छोटी थी तो अक्सर मम्मी पापा की हितैषी उनसे परिवार के वारिस की बात करते तो पापा कहते कि मेरी अनामिका मेरे लिए पुत्र और पुत्री दोनों हैं। आजकल न पुत्र पास में रहता है और न ही पुत्री, फिर किसी से आस क्यों। माना मम्मी पापा उससे आस नहीं करते हैं और ना ही कभी करेंगे, लेकिन उम्र की भी तो अपनी बंदिशें होती हैं। अब हम लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं कि आवाज़ ने उसे अतीत से वर्तमान में ला दिया। प्लेन की खिड़की से उसे नजर आते छोटे छोटे घरों, पेड़ पौधों तथा पतली धार में दिखती गोमती नदी को देखना बहुत अच्छा लगता था, पर आज उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। प्लेन के लैंड करते ही उसने मोबाइल ऑन कर माँ को फ़ोन मिलाया। फ़ोन चाचा जी ने उठाया। उसकी बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा सब तेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। उसने प्लेन में बैठे बैठे ही कैब बुक करवा दी, जिसे बाहर निकलते ही वो चल सके। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकली, कैब मिल गई और वो तुरंत चल पड़ी। वो कुछ तो मिस कर रही थी, शायद पापा को। दरअसल जब भी वो घर आती थी, पापा का न जाने कितनी बार फ़ोन आ जाता था, बेटा तू कहाँ तक पहुँची है, अभी आने में कितना समय और लगेगा।
जब वो घर पहुंचती, मम्मी पापा गेट के पास खड़े उसका इंतजार करते मिलती। उसके पहुंचते ही गर्मा गर्म जलेबियाँ और खस्ता कचौरियाँ मिल जाती थी, क्योंकि उसे जलेबियाँ बहुत पसंद थी। आज इस समय वो सबसे अधिक पापा के फ़ोन को मिस कर रही थी। लगभग 1.5 घंटे में वो सीतापुर अपने घर पहुंची। सभी उसका इंतजार कर रहे थे। पल्लव और सीमा भी वहां उपस्थित थे। अंतिम क्रिया की सारी तैयारियां हो चुकी थी। उसके घर पहुंचते ही परिवार के सदस्यों ने पिताजी के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उनको उठाने को 4 लोग बढ़े तो उसने कहा, पिताजी को कंधा मैं भी दूंगी। ये कैसी बात कर रही है बिटिया? हमारे घर की लड़कियां शव यात्रा में सम्मिलित नहीं होती। तेरा भाई अमित है ना, वो बेटे की जिम्मेदारी निभाएगा। उसके चाचा अविनाश ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा तेरे चाचा ठीक कह रहे हैं, अमित और रोमेश तो हैं ही। उसके मामा जितेंद्र ने कहा। उनके पीछे खड़ा उनका पुत्र रोमेश भी उनका समर्थन करता प्रतीत हो रहा था। चाचा जी प्लीज, मुझे पापा के प्रति अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। उसने मामा की बात को अनसुना करते हुए चाचा जी से कहा। लेकिन बेटा, राकेश जी प्लीज, अनामिका ठीक कह रही है। दिनेश जी के लिए वो बेटी नहीं बेटा ही थी। उन्होंने इसे उसी तरह काबिल और आत्मनिर्भर बनाया जैसा वे अपने बेटे को बनाते। इसे अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभाने दीजिए। राजीव अंकल का सहयोग मिलते ही उपस्थित सभी लोगों के सुर धीमे पड़ गए। उसने शुरू से अंत तक सारे कर्तव्य निभाए। उसका बचपन का मित्र पल्लव और उसकी पत्नी सीमा भी लगातार उसे सहयोग देते रहे। चाचा जी को उसकी छोटी जाति के कारण उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो चुप ही रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके कहने का अनामिका पर कोई असर नहीं होगा। भाभी को तो होश ही नहीं है। माँ की स्थिति देखकर अनामिका सोच रही थी कि सच, एक स्त्री का सारा मान सम्मान साज श्रृंगार पति ही होता है। पति के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। पापा थे भी ऐसे। उन्होंने सदा अपनी पत्नी के मान सम्मान को सर्वोपरि रखा था। उसने कभी उन दोनों को झगड़ते नहीं देखा, न ही अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपते देखा था। उसकी नज़रों में वे आदर्श पति पत्नी थे। माँ की हालत देखकर उसने छुट्टी बढ़ा ली। साथ ही उसे वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नौकरी उसका पैशन है, जबकि माँ जिम्मेदारी। एक दिन उसे लैपटॉप पर काम करते देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरे काम में हर्जा हो रहा होगा, अब तू अपने काम पर लौट जा। मेरी चिंता मत कर, मैं अब ठीक हूँ। नहीं माँ, आपकी खुशी से ज़्यादा मेरा काम नहीं है। मैं आपके लिए अपना जॉब छोड़ सकती हूँ, पर आपको अकेले छोड़ कर नहीं जा सकती। बेटा मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ कि अपनी खुशी के लिए तेरी खुशियाँ छीन लूँ। माना तेरे पापा के जाने के कारण मैं दुखी हूँ, लेकिन अब मुझे उनके बिना जीने की आदत डालनी ही होगी। बेटा हम सब इस दुनिया में अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। जब किसी किरदार का रोल खत्म हो जाता है तो उसे जाना ही पड़ता है। बेटा तेरे पिता का इस संसार में किरदार खत्म हो गया था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। अब मुझे अपना और तुझे अपना किरदार निभाना है। माँ ने उसकी ओर देखते हुए कहा। किरदार? आप क्या कह रही हैं माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनामिका ने कहा। बेटा अब हमें अपने अपने किरदार अर्थात अपने कर्तव्य निभाने होंगे। मुझे तेरे पापा की दुकान को संभालना होगा और तुझे अपना काम फिर ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए तू इतनी मेहनत की है। माँ दुकान आप संभालोगी? अनामिका ने आश्चर्य से पूछा। क्यों, क्या हुआ? जब तुम बाहर जाकर काम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? वैसे भी तुम्हारे पापा मुझसे दुकान की हर बात शेयर करते रहे हैं। मुझे विश्वास है मैं सब संभाल लूँगी। वैसे भोला तो है ही, तुम्हारे पापा के कहीं जाने पर वही दुकान संभालता था। तेरे पापा को उस पर बहुत विश्वास था। कल जब तू सो रही थी तब वो आया था। वो कह रहा था कि मालकिन जो होना था वो हो गया, पर आप इस दुकान को बंद मत कीजिएगा। सदा मालिक का नमक खाया है। छोटा मुंह बड़ी बात मालकिन, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप तो जानती ही हैं मालकिन कि इस दुकान में मालिक की यादें हैं। बेटा मुझे उसकी बात ठीक लगी। वो छोटा था तभी तेरे पापा उसे गांव से लेकर आए थे। उसका विवाह भी हमने ही करवाया था। अब इस उम्र में वो बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा? तेरे पापा द्वारा छोड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना अब मेरा कर्तव्य ही नहीं, दायित्व भी है। कहते हुए माँ की आंखें भर आई थी। आपका सोचना ठीक है माँ, पर माँ आप अकेली कैसे रहोगी? अनामिका की आंखों में चिंता झलक रही थी। मैं अकेली कहाँ हूँ बेटा, मेरे साथ तेरे पापा की यादें हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, भोला है। फिर जब चाहूँ तुमसे बात कर सकती हूँ।
इस मोबाइल की वजह से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। बस एक रिक्वेस्ट है, तू अब विवाह कर ले। देख, कोई बहाना मत करना। माता पिता के जीवन की यही सबसे बड़ी खुशी है कि उनकी संतान अपने घर परिवार में खुश रहे। माँ ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसे समझते हुए कहा, माँ, विवाह करना आसान है, लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी मुझे समझने वाला लड़का मिल जाएगा उसे आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी। ठीक है बेटा, मेरी चिंता छोड़कर अब तू अपने काम पर जा। तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। आखिर माँ की जिद के आगे अनामिका को हथियार डालने ही पड़े और बेंगलुरु लौटते हुए सोच रही थी कि उसकी माँ समय के साथ चलने का जज्बा ही नहीं रखती, बहादुर भी हैं। अभी उसे बेंगलुरु आए हुए महीना भर ही हुआ था कि भोला का फ़ोन आया। दीदी, अब हम क्या कहें? कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम नहीं कहेंगे तो हम मालिक के प्रति अपना फर्ज नहीं निभा पाएंगे। क्या हुआ भोला? खुलकर कहो। दीदी, आपके जाने के बाद रमेश भैया दुकान पर आकर बैठने लगे हैं। कभी कभी मामा जी भी आ जाते हैं। हिसाब किताब के 2 रजिस्टर बना लिए हैं। मालिक का तो एक ही रजिस्टर था। हमें उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या? और माँ? रमेश भैया यहाँ आने के बाद उन्होंने दुकान पर आना बंद कर दिया है। वे रहते कहाँ हैं? मालकिन के घर में ही सब आ गए हैं। अच्छा किया जो तुमने हमें बता दिया, हम देखते हैं। दीदी, मालकिन को न बताइएगा कि हमने आपको बताया है, वरना अगर मामा जी को पता चल गया तो वे हमें नौकरी से निकाल देंगे। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम निश्चिंत रहो। रमेश दुकान पर बैठने लगा है। सुनकर वो अचंभित थी। मामा जी अपने कार्य के प्रति कभी समर्पित नहीं रहे। पिता से विरासत में मिले व्यवसाय को उन्होंने सुरा सुंदरी में गंवा दिया। मामी जी ने उन्हें उनके दुर्व्यसन से मुक्ति दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उनकी हर कोशिश को अपने शक्ति बल से नाकाम कर देते थे। मामी जी यह सब सहन नहीं कर पाई। आखिरकार एक दिन उन्होंने मौत को गले लगा लिया। मामा जी तब भी नहीं सुधरे। माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगे। पापा ने उनसे दूरी बना ली थी। उनके स्वभाव के कारण माँ भी उनसे कतराने लगी। माँ को दुख था कि 10 वर्षीय रमेश उचित देखभाल न होने के कारण आवारा लड़कों की संगत में पड़कर बिगड़ता जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने माँ को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही माँ ने कहा, बेटा, तुम मेरी चिंता न किया करो। तेरे मामा जी और रमेश मेरे पास आ गए हैं। रमेश ने सब संभाल लिया है। लेकिन माँ, वे सब भूली बिसरी बातें हैं। मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। वे दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ की बात सुनकर वो क्या कहती। उसने फ़ोन रख दिया। माँ की बातों से उसे लगा भोला सच कह रहा है। मामा जी ने माँ को अपने मोह जाल में फंसा लिया है। फ़ोन से उन्हें समझाना संभव नहीं है, क्योंकि ये बात इस समय वे समझ नहीं पाएंगी। अब उसे ही उनके इस तिलिस्म को तोड़ना पड़ेगा। उसने छुट्टी के लिए अप्लाई कर टिकट बुक करवाया। जैसे ही वो लखनऊ पहुंची, अपने मित्र पल्लव को सारी बातें बताते हुए उसे दुकान पहुंचने का आग्रह किया। दरअसल वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए उसने घर न जाकर सीधे दुकान जाना उचित समझा। तब तक पल्लव भी वहां पहुंच चुका था। दुकान में प्रवेश करते ही उसने देखा कि रमेश दुकान में अपने मित्र के साथ शराब पीते हुए ताश खेल रहा है। दुकान के अन्य कर्मचारी उनकी खातिरदारी में लगे हैं। बस भोला ही कस्टमर को अटेंड कर रहा है। उसे देखकर एक खरीदार ने कहा, हम तो वर्षों से यहीं से खरीदते आ रहे हैं। अब न वैसा सामान है न वैसा माहौल। अब कोई दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ेगी। चलो जी, शराब की महक के कारण यहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा है। उसी समय खरीदारी करने आई महिला ने उठते हुए अपने पति से कहा। भोला उसे देखकर चौंक गया, जबकि रमेश अपने खेल में मस्त था। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।